स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसडीआर और आरटीपी आईएमएफ के संदर्भ में इनका मतलब क्या होता है। आज ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके हिस्ट्री से, कहाँ से इनकी शुरुआत होती है। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर टू एंड हो जाता है, तब वर्ल्ड का इंटरनेशनल ट्रेड बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाता है। कंट्रीज़ सारी प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज़ अपनाने लगती है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में कंट्रीज़ के बीच का ट्रेड बना रहे और करेंसी स्टेबलाइज रहे, इसलिए एक ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन स्थापन किया गया था। इनमें 3 इंस्टीट्यूशंस का फॉर्मेशन किया गया था। पहला था आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दूसरा आईडीआरबी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन बैंक, जो बाद में चलकर वर्ल्ड बैंक बनेगा। और गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो बाद में चलकर डब्ल्यूटीओ बनेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ से निकलता है आईएमएफ। कहाँ से? ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन से 1944 में। आईएमएफ को क्यों बनाया गया था? ताकि जो देशों के बीच की करेंसी है उनको स्टेबलाइज रखने के लिए। सो आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसी में हम एसडीआर भी देखते हैं, मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये क्या होता है, इसको आप ऐसे समझिए। ये होता है एक तरह की वर्चुअल करेंसी होती है, और इसी में हम आरटीपी को भी देखते हैं, जिसको बोलते हैं रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। सो आईएमएफ के अभी इस करंट समय में 190 कंट्रीज़ है जिन्होंने आईएमएफ की मेंबरशिप ली रखी है। अब आईएमएफ को अगर किसी कंट्री को आईएमएफ का मेंबर बनना है तो पहले उसे कुछ फ़ीस देनी होती है आईएमएफ को। जैसे हम कभी क्लब का मेंबरशिप लेते हैं तो हमें कुछ फ़ी देनी पड़ती है क्लब का मेंबरशिप लेने के लिए। ठीक उसी तरह जब कोई कंट्री आईएमएफ का मेंबर बनना चाहती है तो उसे भी आईएमएफ को कुछ फ़ीस देनी पड़ती है। और इसको मेंबरशिप फ़ीस या फिर चार्जेस नहीं बोलते, बल्कि कमिटमेंट बोलते हैं। कंट्रीज़ के बीच कंट्रीज़ का आईएमएफ पर फाइनेंशियल कमिटमेंट, या फिर कंट्रीज़ का फिक्स्ड कोटा बोलते हैं, कोटा आईएमएफ की ओर। तो फॉर एग्जांपल अगर इंडिया है, इंडिया $1000 देकर आईएमएफ का मेंबर बनता है, तो ये 1000 रुपीज़ या $1000 ये ऐसे ही डायरेक्ट नहीं दे सकता। इसका जो 25% है वो फॉरेन करेंसी में देना पड़ता है, और बचा हुआ 75% वो कंट्री की लोकल करेंसी में पेमेंट करना होता है। तो ये 25% है, ये या तो डॉलर में कोई फॉरेन करेंसी। अब इंडिया के पास फॉरेन करेंसी कहाँ से आएगी? फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेक्स रिजर्व से आएंगी, जो कि बनता है 4 मेन टाइप्स से, जिसमें पहला आता है फॉरेन करेंसी, जो कि होता है डॉलर्स, या फिर गोल्ड, या फिर एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। या स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है, आइए इसे समझते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स 5 अलग अलग करेंसी से मिलकर बनता है। पहली है यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर, सेकंड जापानीज येन, थर्ड यूरो, फोर्थ ब्रिटिश पाउंड, एंड फिफ्थ चाइनीज़ युआन। इन 5 करेंसीज को मिलाकर बनती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये एक वर्चुअल करेंसी होती है, और इनमें जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू तय होती है। जैसे डॉलर का वेट है 43% वेटेज, जापानीज येन का वेटेज है 7% के आसपास, यूरोस का वेटेज है 29 के आसपास, 29%।
तो इन सब को मिलाकर चाइनीज़ युआन का है 12% का वो वेटेज और पाउंड का 8% का वेटेज होता है। तो इन सबको अगर मिला ले तो वो अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट हो जाता है एक स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बराबर, 1 SDR के बराबर। तो ये SDR IMF को देना पड़ता है, इसके फॉर्म में हमें IMF को पेमेंट करना पड़ता है 25%। जितना हम उसको IMF का मेंबरशिप बनने के लिए जितना हम उसे दे रहे हैं उसका 25% इसी मुद्रा में हमें देना पड़ता है और बचा हुआ 75% लोकल करेंसी में। और यही जो 25% है इसी को बोलते हैं RTP यानी रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, जो कि फिक्स रहता है IMF में। मतलब हम उसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई स्ट्रिंग्स नहीं लगेगी, कोई पाबंदी नहीं होगी। कंट्री उसे जब चाहे तब विड्रॉ कर सकती है, निकाल सकती है और यूज़ कर सकती है। उस पर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर कंट्री उससे ज़्यादा करेंसी या फिर पैसा IMF से मांगे तो उसे IMF की कंडीशंस को स्वीकार करना होगा। उसे इंटरेस्ट IMF उससे इंटरेस्ट मांग सकती है या फिर उसकी कंडीशनैलिटीज़ कंट्रीज़ पर लाद सकती है अगर वो इस 25% RTP को ब्रीच कर जाता है विड्रॉइंग अमाउंट। तो यहाँ पर एक बात समझ में आनी चाहिए हमें, या फिर आपको ऐसा सवाल भी आएगा कि हमने तो देते समय 1000 का अमाउंट IMF को दिया था, ये तो मेरा ही अमाउंट है, लेकिन जब मैं इसी अमाउंट का 25% बन जाता है RTP, जो कि हम फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे ही अमाउंट का दिया हुआ अगर हमें लेना है 25% से ज़्यादा, यानी हज़ार का अमाउंट हमने दिया है और हमें लेना है 500 अमाउंट, फिर भी ये 500 अमाउंट 25% से तो ज़्यादा है ना। तो फिर जो 25% से आगे का जाता है, अगर 500 हम निकाल रहे हैं तो 25 से आगे 25% मतलब 250 से 500 तक जो एक्स्ट्रा 250 है उस पर IMF इंटरेस्ट लगाएगा। तो ये हमारे ही पैसे पे इंटरेस्ट क्यों लगाता है, आइए इसे हम समझते हैं। क्योंकि आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर इंडिया, जापान और USA 3 डिफरेंट कंट्रीज है, ये तीनों ही IMF के मेंबर अगर बनना चाहते हैं, ये तो है ही मेंबर लेकिन बनना चाहते हैं, और इंडिया ने दिया 1000 अमाउंट एज अ मेंबरशिप लाइक कमिटमेंट कोटा, तो इंडिया का कोटा हो गया 1000, जापान ने दिया 2000 और USA ने दिया, ये सिर्फ एग्जांपल है, USA ने दिया 10,000 का अमाउंट। तो इसमें से 25% होता है, 1000 का 25 हुआ 250, 2000 का 25% हो गया 500 और 10,000 का 25% हुआ 2500। ये अमाउंट इनका RTP बन गया, मतलब रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। मतलब इनमें इन कंट्रीज़ ने जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया है IMF को, उस अमाउंट में से सिर्फ इतना ही अमाउंट वह कंट्रीज़ कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो बाकी का रिमेनिंग 75% होगा, मतलब इंडिया का जो 1000 अमाउंट डिपॉजिट किया है उसका 75% हुआ 750, जापान ने जो 2000 का अमाउंट IMF पर डिपॉजिट किया है उसका 75% हो गया 1500, और USA ने जो 10,000 का अमाउंट दिया है IMF को उसका 75% हो गया 3500। गलती हो गई मुझसे, यहाँ पर 3500 नहीं बल्कि 7500 होना चाहिए।
तो यूएसए का 7,500 हो गया, जो कि आरटीपी से अलग है। तो ये जो एक्स्ट्रा 75% है, ये जमा करता है आईएमएफ एक पूल में। मतलब जितनी भी सारी कंट्रीज़ है, उनका जो डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट है, उसमें से 25% अमाउंट उन कंट्रीज़ को इस्तेमाल करने के लिए खुला छोड़ देते हैं, और बाकी का जो बाकी का बचा हुआ जो 75% अमाउंट है, जो कि उन कंट्रीज़ के लोकल करेंसी में पेमेंट किया होता है उन कंट्रीज़ ने, उस अमाउंट को आईएमएफ जमा करती है एक पूल में। मतलब सारी कंट्रीज़ का मिलाकर एक जो जमा हुआ अमाउंट है, उसको पूल बोलते हैं। और यही पूल बाद में आईएमएफ दूसरी ज़रूरतमंद जो कंट्रीज़ है, उनको लोन की तरह देता है। तो इस बात को हमें समझना है। मतलब जो भी कंट्रीज़ डिपॉजिट करेंगी, उसका 25% आरटीपी कहलाएगा, और जो कि उन कंट्रीज़ के लिए कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उन कंट्रीज़ के द्वारा कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है। और बचा हुआ 75% आईएमएफ अपनी तरफ रखता है और जमा करता है उसको। उसी को बोलते हैं पूल, कंट्रीज़ का डिपॉजिट पूल बोलते हैं, जो आईएमएफ अपने तरफ रखता है। और वही पूल का अमाउंट आईएमएफ ज़रूरतमंद कंट्रीज़ को क्राइसिस के समय में, या फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल लॉस, या फिर नेचुरल डिज़ास्टर्स के समय में कंट्रीज़ को एज अ लोन बांटता है, देता है, जब उनकी ज़रूरत होती है तब। जैसे कि इंडिया को आईएमएफ के द्वारा कोविड के समय में 2021 में $17 बिलियन दिया गया था। और जब ये आईएमएफ बांटती है लोन, इन कंट्रीज़ को देती है लोन, वो एसडीआर के फॉर्म में देती है। मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि एक एसडीआर की कीमत लगभग उतनी ही होती है जितना हम इन करेंसीज़ के वेटेज को अगर मिला लें। $43, 7 जापानीज़ येन, 29 यूरोज़, 8 पाउंड्स एंड 12 युआन। इन करेंसीज़ को मिला ले तो जितनी इनकी कीमत बनती है, उतनी लगभग कीमत एक एसडीआर की होती है। तो ये एक एग्जांपल आप दिमाग में रख सकते हैं कि कोविड के टाइम में आईएमएफ ने $17 बिलियन वर्थ ऑफ एसडीआर इंडिया को दिया था। तो जब आईएमएफ लोन बांटती है, तो ये एसडीआर के फॉर्म में बांटती है, और यही एसडीआर लेकर कोई कंट्री जो कि जिसे पैसों की ज़रूरत होती है, ये एसडीआर लेकर उस एसडीआर को किसी दूसरी कंट्री को बेच सकते हैं, और उस कंट्री से डॉलर्स ले सकते हैं, उनकी करेंसी ले सकते हैं। तो उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे, आपने एसडीआर और आरटीपी का कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।